सिंड्रेला के खूबसूरत बाल और जादुई आंसू। बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नाम के छोटे से गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव बहुत ही अच्छा और होशियार लड़का था। एक दिन राघव अपने सपने में एक सुंदर सी राजकुमारी को देखा। उस राजकुमारी के बहुत ही खूबसूरत लंबे सुनहरे बाल थे। वह राजकुमारी नदी के किनारे बैठकर रो रही थी। राजकुमारी की आंखों से आंसू की जगह हीरे गिर रहे थे। राघव जैसे ही उसके पास जाने वाला था, वैसे ही उसकी नींद टूट जाती है और वह उठ जाता है। अच्छा, तो यह एक सपना था, लेकिन वो राजकुमारी कितनी सुंदर थी। वह कौन थी और वह इस तरह रो क्यों रही थी? चलो कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी एक सपना था। अब मैं उठ जाता हूँ। उसी समय राघव घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ जाता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो अपने हाथ में बहुत सारी सब्जियां उठाकर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। तभी यह देखकर राघव को उस पर दया आ जाता है और वह उसके पास जाकर बोलता है, दादी जी, यह सामान तो बहुत भारी है। आप इसे लेकर अकेले कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, इसे उठाकर ले जाना तो मेरा रोज का ही काम है। हम लोग बहुत गरीब हैं और हम इसी जंगल में रहकर किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कहीं और जाने का या और कोई काम करने का कोई साधन नहीं है। अरे दादी जी, आप परेशान मत होइए। आप मेरे घोड़े पर बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। इस तरह राघव ने उस बूढ़ी औरत को अपने घोड़े पर बिठाकर उसको उसके घर तक छोड़ दिया। तभी राघव ने देखा उस बूढ़ी औरत के घर में एक बहुत ही सुंदर लंबे बालों वाली बदसूरत लड़की चिड़िया को दाना डाल रही होती है। तभी उस लड़की ने दादी की ओर देखते हुए कहा, दादी माँ, आइए, आज तो आप बहुत थक गई होंगी ना? अरे नहीं नहीं बेटी, आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं थकी, क्योंकि इस नौजवान ने आज मेरी बहुत मदद की और मेरा सामान भी यही लेकर आया है। यह एक बहुत अच्छा इंसान है और मुझे इससे मिलकर बहुत खुशी हुई। हेलो मैम, मेरा नाम राघव है और आप इनकी... अरे बेटा, तुम इसे मैम मत कहो, क्योंकि यह तुमसे बहुत ही छोटी है। यह सुनकर राघव हंसने लगता है। तभी उसे अपने सपनों वाली लड़की की याद आ जाती है। राघव उसके बारे में जानने के लिए दादी से बात करता है। दादी जी, क्या आपने खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की को इस जंगल में देखा है, जो बहुत ही खूबसूरत हो? अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी जो मेरी पोती से ज्यादा खूबसूरत हो। अरे बेटी, तुम घर के अंदर जाओ, वरना यह नौजवान तुम्हारी खूबसूरती को देखकर तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएगा। यह सुनकर उसकी बदसूरत पोती हंसते हुए घर के अंदर चली जाती है और राघव उस दादी के इस तरह के मजाक से बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी दादी राघव को देखकर हंसती है और उसे एक बक्सा देती है। बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए हमारे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यह छोटा सा बक्सा दे रही हूँ। इस बक्से में हीरे हैं और तुम इसे ले जाकर फ्रांस के राज्य की रानी को दे देना और वह इसे देखकर तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। राघव उस दादी से बॉक्स लेकर चल देता है और लगातार सफर में चलते रहने के बाद वह फ्रांस के साम्राज्य में पहुंच जाता है। तभी राघव वह बॉक्स ले जाकर फ्रांस के राजा और रानी को देता है। राजा ने जब वह बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे हीरे थे। तभी बॉक्स में इतने सारे हीरे देखकर राजा रानी हैरान हो जाती है। शायद ये भगवान की ही कृपा है जो हमें आज हमारी बेटी का पता लग गया, क्योंकि यह हमारी बेटी सिंड्रेला के ही आंसू हैं। आज से 5 साल पहले मेरी बेटी फ्रांस के मेले में खो गई थी और आज मेरी बेटी की खबर मुझे मिल गई है। बेटा, तुम यहाँ बैठो और मुझे सारी बातें सच सच बताओ। ये हीरे तुम्हें कहाँ मिले? उसके बाद राघव ने राजा रानी को सारी घटना के बारे में बताया। उसने यह भी बताया
कि यह हीरो का बॉक्स उसे दादी माँ ने दिया है। लेकिन उन दादी की एक ही पोती है जो दिखने में बहुत ही बदसूरत है। वो आपकी बेटी सिंड्रेला नहीं हो सकती। लेकिन बेटा, ये आंसू मेरी बेटी सिंड्रेला के ही हैं, क्योंकि उसे परियों से वरदान मिला है। वह जब भी रोएगी तो उसकी आंखों के आंसू की जगह हीरे निकलेंगे। और हमने अपनी बेटी को तो बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। इसलिए प्लीज मुझे बताओ, ये हीरे तुम्हें कहाँ से मिले? महारानी, मुझे इन हीरो का बॉक्स उसी दादी ने दिया है, लेकिन वहाँ सिंड्रेला जैसी कोई लड़की नहीं है। लेकिन बेटा, इसमें कोई शक नहीं है कि यह आंसू मेरी बेटी सिंड्रेला के ही हैं। इसलिए तुम प्लीज हमें वहाँ लेकर चलो। जी महारानी, क्यों नहीं, आप लोग चलिए मेरे साथ। राघव राजा और रानी को उस दादी अम्मा के घर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ता बहुत ही लंबा और घने जंगलों से भरा हुआ था, इसलिए वह रास्ता भटक जाता है। और बहुत दूर तक चलने के बाद वे लोग थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी राघव को चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। महाराज, आप लोग मेरा यहीं पर इंतजार कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। राघव उन चिड़ियों की आवाज का पीछा करता है और वह पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी वह देखता है कि उस जंगल में रहने वाली दादी की बदसूरत पोती चिड़ियों के साथ खेल रही है। उसके बाद उसकी वह पोती चारों तरफ ध्यान से देखने लगती है। जब उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखता है, तब वह अपना रूप बदलती है और वह बदसूरत लड़की से एक बहुत ही खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की में बदल जाती है, जो कि पूरे जंगल में चांद की तरह चमक रही थी। राघव उसकी इस सुंदरता को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत होती है और वह वही लड़की होती है जिसे राघव ने कुछ दिन पहले अपने सपनों में देखा था। और उसे देखकर राघव उसकी खूबसूरती में खो जाता है। तभी वह लड़की वहीं पर बैठे बैठे जोर से रोने लगती है। माँ, पिताजी, कहाँ है आप लोग? तभी राघव देखता है कि उस लड़की के आंसुओं से वही हीरे गिर रहे होते हैं जो उस दादी अम्मा ने उसे दिए थे। आंसू से हीरे गिराने वाली लड़की? अच्छा, इसका मतलब यही राजकुमारी सिंड्रेला है। तभी अचानक से कुछ आवाज आती है, जिसको सुनकर राजकुमारी सिंड्रेला को लगता है कि उसे कोई देख रहा है। वह जल्दी से अपना पुराना वाला रूप बदल लेती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। राघव भी उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। सिंड्रेला वहाँ से भाग जाती है। घर आकर सिंड्रेला दादी माँ को सब कुछ बताती है। तभी दादी मुस्कुराते हुए कहती है, इसका मतलब अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं बेटी। कोई तुम्हें लेने आ रहा है, इसलिए अब तुम अंदर जाओ और अपना यह बदसूरत रूप बदलकर अपने माता पिता के आने का इंतजार करो। यह सुनकर सिंड्रेला बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसके माता पिता उसे लेने के लिए आ रहे थे। तभी इधर राघव राजा रानी के पास आकर सारी घटना के बारे में उन्हें बताता है। क्या इसका मतलब वह खूबसूरत बालों वाली लड़की ही हमारी बेटी सिंड्रेला है? तभी राघव राजा रानी को लेकर उस दादी के घर पहुंच जाता है। दादी उन लोगों का स्वागत करती है और कहती है, 5 साल पहले मुझे सिंड्रेला एक दुष्ट जादूगरनी के पास मिली थी और तब से वह मेरे साथ ही रह रही है। सिंड्रेला मेरे हर एक काम में मेरी सहायता करती है और वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती है। वह बहुत ही अच्छी और दयालु लड़की है। वह आप सबको भी बहुत याद करती है, इसलिए सिंड्रेला आप लोगों से मिलकर बहुत ही खुश होगी। सिंड्रेला बेटी, बाहर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। तभी सिंड्रेला अपने खूबसूरत रूप में बाहर आती है। राजा और रानी अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और रानी उसे अपने गले से लगा लेती है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम हम सबको छोड़कर कहाँ चली गई थी?
वो तो शुक्र है भगवान का जो तुम हमें फिर से मिल गई। हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बेटी। माँ, वो तो मेरी खुशकिस्मती है जो मुझे जंगल में दादी माँ मिली, जिन्होंने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मेरी बेटी की इतनी मदद की। आपको जो भी कुछ चाहिए मैं आपको जरूर दूंगा। तभी वह दादी मुस्कुराती है और एक सुंदर परी में बदल जाती है। दरअसल मुझे एक श्राप मिला था जिसकी वजह से मैं एक बूढ़ी औरत में बदल गई थी, लेकिन आज मैंने एक बिछड़े हुए बच्चे को उसके माता पिता से मिला दिया, जिससे कि मेरा यह श्राप टूट गया और मैं फिर से परी में बदल गई। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सिंड्रेला एक बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राजकुमारी सिंड्रेला मुस्कुराते हुए राघव के पास जाती है और उससे बोलती है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने भी मुझे मेरे माता पिता से मिलवाया। इसलिए मुझे बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। दरअसल आप वही लड़की हो जो मुझे मेरे सपनों में दिखती हो और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर राजकुमारी सिंड्रेला मुस्कुराते हुए राघव को हाँ कर देती है और फिर बड़े ही धूमधाम से राघव और राजकुमारी सिंड्रेला की शादी हो जाती है और सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नामक गांव में माया अपनी दादी कुसुमलता के साथ रहा करती थी। माया के माता पिता की मृत्यु काफी समय पहले, जब माया केवल 1 महीने की ही थी, तभी हो गई थी। तब से उसके दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन से ही माया के सर पर बाल नहीं थे। पहले तो उसकी दादी ये सोचा करती थी कि शायद छोटे होने की वजह से अभी उसके सर पर बाल नहीं आए हैं और धीरे धीरे जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसके बाल आ जाएंगे। लेकिन बड़े होने के बाद भी माया के सर पर एक भी बाल नहीं आया। इस वजह से उसकी दादी परेशान रहने लगी। उन्होंने माया को बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया और देसी जड़ी बूटियों का इलाज भी कराया, लेकिन फिर भी माया के बाल नहीं आए। ऐसे ही दिन बीतते गए और माया 13 साल की हो गई, लेकिन अब भी माया के सर पर कोई बाल नहीं था। सिर पर बाल ना होने की वजह से बचपन से ही आस पड़ोस के सभी बच्चे माया को चिढ़ाया करते थे, लेकिन तब छोटे होने की वजह से माया को इतना बुरा नहीं लगता था। लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी थी और बातों को समझने लगी थी। इसलिए जब भी कोई उसे बाल ना होने की वजह से चिढ़ाया करता तो उसे बहुत बुरा लगता था। इसलिए उसने अपने गंजे सर पर रुमाल बांधकर रखना शुरू कर दिया ताकि लोग उसे चिढ़ा ना पाए। एक दिन जब वो रुमाल बांधकर अपने स्कूल जाती है तो क्लास में उसके डेस्क के पीछे बैठी एक लड़की मजाक मजाक में उसका रुमाल खींच लेती है, जिसके बाद क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। देखो तो इसको, ये तो बिल्कुल ही गंजी है। इसके सर पर तो एक भी बाल नहीं है, टकली कहीं की। अरे वाह, इसका सर तो बिल्कुल तबले की तरह लग रहा है। अगर तुम लोगों में से किसी को तबला बजाना आता है तो इसके सर पर आकर बजा सकते हो। क्लास के सभी बच्चे जब माया का मजाक बना रहे होते हैं, उसी वक्त टीचर क्लास में आती है और सभी बच्चों को डांट कर चुपचाप बैठा देती है। लेकिन माया को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता है। छुट्टी होने के बाद वो रोते हुए घर आती है और अपनी दादी से कहती है, दादी, आज फिर से क्लास के सभी बच्चों ने मेरा मजाक बनाया। मैं आज के बाद कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी। मेरे गंजे होने की वजह से हर कोई मेरा मजाक बनाता है। वो लोग ये भी नहीं सोचते कि उनके मजाक का मेरे ऊपर क्या असर होगा। बेटा, दुनिया ऐसी ही है। यहाँ हर कोई दूसरों की कमियों का मजाक बनाता है। लोग ये नहीं सोचते कि उनमें भी तो कोई ना कोई कमी जरूर होगी। लेकिन तुम ऐसे घटिया लोगों की वजह से अगर स्कूल नहीं जाओगी
तो इससे केवल तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा करने से तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दादी की बात सुनकर माया को कुछ तसल्ली मिलती है और वो फिर से अपनी जिंदगी उसी तरह जीने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब माया 20 साल की हो चुकी होती है। उसके आसपास रहने वाली बाकी लड़कियों की शादियां होने लगती है। एक दिन जब माया पड़ोस में रहने वाली लड़की पिंकी की शादी में जाती है, तो वहां आई हुई कुछ औरतें माया का मजाक बनाने लगती है। अरे देखो तो इस लड़की को, ये तो बिल्कुल ही गंजी है। इसके सर पर तो एक भी बाल नहीं है और ऊपर से इसकी उम्र भी अब शादी लायक हो चुकी है। बताओ जरा भला, एक ऐसी गंजी लड़की से कोई लड़का शादी के लिए कैसे राजी होगा? हाँ बहन, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। गंजी लड़की से भला कोई ठीक लड़का शादी क्यों ही करना चाहेगा? इसके लिए तो इसके घर वालों को कोई गंजा लड़का ही ढूंढना पड़ेगा, वही इससे शादी कर सकता है। नहीं बहन, मुझे तो लगता है कि वो भी इससे शादी नहीं करेगा। शादी तो दूर की बात, लड़के तो इसे देखते ही भाग जाया करेंगे। शादी की तो नौबत ही नहीं आएगी। शादी में आई हुई औरतों को इस तरह अपना मजाक बनाते हुए देखकर माया को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते वहाँ से निकल जाती है। माया लोगों के इतने सारे ताने सुन सुनकर अब थक चुकी होती है, इसलिए वो आत्महत्या करने का मन बना लेती है और एक कुएं के पास मरने के इरादे से पहुंच जाती है। वो कुएं की मुंडेर पर चढ़कर कुएं में छलांग लगा देती है। पानी के अंदर गिरते ही वो उसमें डूबने लगती है और पानी मुंह में जाने की वजह से बेहोश हो जाती है। लेकिन कुएं में रहने वाली परी उसे कुएं में से निकालकर बाहर लाती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उसे होश में ले आती है। जैसे ही माया होश में आती है, परी उससे पूछती है, बेटी तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी क्या परेशानी है जिसकी वजह से इतनी कम उम्र में तुमने कुएं में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की? लेकिन आप कौन हो और मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ और क्यों इस कुएं में कूदी? बेटी, मैं एक जादुई परी हूँ और इसी कुएं में रहती हूँ। जब मैंने तुम्हें इस कुएं में डूबते हुए देखा तो मुझे तुम पर दया आ गई, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में क्या परेशानी है? हो सकता है कि मैं तुम्हारी परेशानी का समाधान कर सकूं। आपने मुझे डूबने से क्यों बचाया? मैं यहाँ मरने के इरादे से ही आई थी, लेकिन आपने मुझे बचाकर मेरी परेशानी और बढ़ा दी। इसके बाद माया परी को बचपन से लेकर उसके साथ हो रहे अत्याचार की पूरी बात बता देती है कि किस तरह गंजे होने की वजह से सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं और इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए वो कुएं में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी। परी माया की पूरी बात सुनकर माया से कहती है, बेटी, इंसान को जीवन में कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति होने के बाद भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहिए और हमेशा अपने जीवन को दूसरों की भलाई करने में लगाना चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में इंसान भलाई करना तो दूर की बात, दूसरे इंसान से प्यार से बात तक नहीं करना चाहता। लेकिन बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस समस्या का हल अभी निकाल देती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर जादू से माया के सिर पर जादुई सुनहरे बाल लगा देती है और उससे कहती है, बेटी, अब तुम्हारे सर पर दुनिया के सबसे सुंदर और जादुई सुनहरे बाल है। इन जादुई सुनहरे बालों की मदद से तुम जीवन में हर चीज को हासिल कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें केवल इतना ही करना होगा कि जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम अपने जादुई सुनहरे बालों पर हाथ रखकर उस चीज को मांग लेना। तुरंत वो चीज तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। लेकिन इस बात का तुम जीवन में कभी भी घमंड मत करना
और ना ही कभी अपने सुंदर और जादुई सुनहरे बालों की वजह से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना, क्योंकि अगर कभी भी तुम्हें जीवन में अपने सुंदर और जादुई सुनहरे बालों का घमंड हुआ तो ये सुनहरे बाल हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम वापस से गंजी हो जाओगी। नहीं परी रानी, मैं अपने जीवन में कभी इस बात का घमंड नहीं करूंगी कि मेरे सर पर इस दुनिया के सबसे सुंदर और जादुई सुनहरे बाल है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं किसी को नीचा दिखाऊंगी तो उसे बिल्कुल भी वैसा ही महसूस होगा जैसे कि आज तक मुझे होता रहा। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरी वजह से कभी किसी का दिल नहीं दुखेगा और मैं इन जादुई सुनहरे बालों से केवल अपनी जरूरतों को ही पूरा नहीं करूंगी, बल्कि और भी जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद किया करूंगी। माया की बात सुनकर परी खुश हो जाती है और उसे हमेशा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद माया अपने घर आती है और सारी बात अपनी दादी को बताती है। अपनी पोती को इतना खुश देखकर माया की दादी परी का मन ही मन धन्यवाद करती है और उसके बाद से माया और उसकी दादी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। दिल्ली के एक छोटे से कॉलोनी में पिंकी अपने माता पिता के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। पिंकी के पिता कमलेश एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, कमलेश जब फैक्ट्री में काम कर रहा था तभी अचानक उसे हार्ट अटैक से कमलेश की मृत्यु हो जाती है। पिता के मृत्यु के बाद पिंकी की माँ सुशीला पूरी तरह से टूट जाती है। घर में 4 दिनों से कुछ भी नहीं बना था। मुझे हिम्मत रखना होगा, अगर मुझे कुछ हो गया फिर मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। ये सोचकर सुशीला उठती है और किचन में जाकर पिंकी के लिए खाना बनाकर लाती है। पिंकी, रोते नहीं बेटा, चलो चुप हो जाओ और ये लो खाना खा लो। माँ, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? माँ, क्या अब पिताजी कभी नहीं आएंगे? बेटा, पिताजी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, वो यही है हमारे पास। वो अब आसमान में तारा बन गए हैं, वो जब चाहे तब तुम्हें और मुझे देख सकते हैं। अब चलो खाना खा लो। माँ, आप भी खाना खा लो। माँ, आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। फिर दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन उस मकान की मालकिन आती है। बस बहुत हो गया तुम दोनों माँ बेटी का, अब और नहीं। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो तुम दोनों यहाँ आराम से बैठी हो। 2 महीने से ज्यादा हो गया है पर अभी तक तुमने हमें किराया नहीं दिया। मालकिन, आपको तो पता ही है हमारी क्या हालत है। बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं जल्दी ही काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मालकिन, मुझे घर से मत निकालिए। मालकिन, मुझ गरीब पर तरस खाइए। इतने दिनों से तरस ही खाती आ रही थी जो तुम्हें फ्री में रहने को दे दिया, पर अब और नहीं। जल्दी से मेरा घर खाली करो, नहीं तो धक्के मारकर बाहर कर दूंगी, समझी? अब क्या होगा माँ? अब हम कहाँ जाएंगे? पहले तो हमें पिताजी छोड़कर चले गए, अब हमारा ये घर भी नहीं रहा। तू चिंता मत कर बेटी, अभी तेरी माँ जिंदा है, चल मेरे साथ। इस तरह दोनों माँ बेटी घर को खाली करके वहाँ से चली जाती है। सुशीला घर घर जाकर काम की तलाश करती है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता है। अंत में सुशीला को एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है, लेकिन वहाँ की मालकिन बहुत ही खड़ूस थी। वह सुशीला की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बहुत ही कम तनख्वाह में उसे अपने यहाँ काम पर रख लेती है। वह सुशीला से पूरे घर का सारा काम करवाती है और रात को बचा हुआ खाना खाने को देती है और उसे सोने के लिए गंदे वाले स्टोर रूम देती है। लेकिन सुशीला बिना कुछ बोले मालकिन की सारी बात माना करती है और इस तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन, सुशीला, तेरी ये बेटी फालतू में दिन भर यहाँ बैठी रहती है, इसकी वजह से तुम भी ठीक से घर के कामों में ध्यान नहीं दे पाती हो। पास ही मेरा एक ढाबा है, कल से तुम अपनी बेटी
बेटी को ढाबे पर बर्तन साफ करने के लिए भेज देना। मालकिन, पिंकी अभी बची है। मालकिन, मैं जाकर ढाबा की साफ सफाई कर दिया करूँगी। कृपया मेरी बेटी से काम मत करवाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, तो फिर कल से तुम वही ढाबे पर काम करोगी और वहीं रहोगी, समझी? ठीक है मालकिन। अगले दिन सुशीला ढाबे पर चली जाती है। सुशीला के जाते ही इधर अकेले में मालकिन पिंकी से घर का सारा काम करवाने लगती है। ए लड़की, बैठी क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? किचन में इतने सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, चल जा, जाकर उसे साफ कर ले। पिंकी किसी तरह बर्तन साफ कर देती है। अब तो उसकी मालकिन आए दिन पिंकी से घर का कुछ न कुछ काम करवाया करती है। फिर एक दिन, पिंकी जा मेरे लिए एक कप चाय बनाकर ले आ। पर मालकिन, मुझे तो चाय बनाने नहीं आता है। अच्छे से जानती हूँ तेरे बहाने को, दोबारा से कुछ बनाने को ना कहूँ इसलिए नाटक कर रही है ना। जा जल्दी से चाय बना कर ले आ, वरना मार मार के घर से धक्के देकर बाहर कर दूंगी। पिंकी डरते डरते किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। तभी अचानक से चाय पिंकी के ऊपर गिर जाता है और पिंकी का पूरा चेहरा जल जाता है। तभी पिंकी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। आह माँ, बचाओ, मुझे बचाओ। अरे कमीनी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मुझे बहुत तेज जलन हो रहा है। माँ, मेरी माँ को बुला दो प्लीज। जैसे ही सुशीला को पता चलता है कि उसकी बेटी जल गई है, वो भागते हुए ढाबे से घर आती है। बेटी, ये तुझे क्या हो गया बेटी? माँ, मैं चाय बना रही थी, तभी चाय मेरे ऊपर ही गिर गया। माँ, मुझे बहुत तेज जलन हो रही है। माँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना। माँ, मालकिन, कृपया मेरी बेटी का इलाज करवा दीजिए ना। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती, उसे बहुत दर्द हो रहा। मालकिन, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है, समझी? ये लो 500 रुपए और जा किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इसका इलाज करवा लेना। और हाँ, अब से यहाँ काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे गवार लोग मुझे नहीं चाहिए। सुशीला अपनी बेटी को सरकारी अस्पताल में इलाज करवाती है। पिंकी ठीक तो हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर काफी दाग और धब्बे आ जाते हैं। ये शहर हम गरीब लोगों के लिए नहीं है बेटी। बेटी, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। उसके बाद सुशीला बस पकड़कर अपने गांव चली जाती है और गांव जाकर अपने भाई को सारी बातें बताती है। सुशीला का भाई राजेश गांव में अपनी पत्नी बबीता और बेटी स्वीटी के साथ रहता था। बहन, वहाँ शहर में इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अच्छा किया बहन जो तुम दोनों यहाँ आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम दोनों आराम करो। तभी सुशीला की भाभी राजेश को अपने पास बुलाकर कहती है, देखो जी, ये तुम्हारी बहन यहाँ नहीं रह सकती। पहले से हमारा इतना खर्चा है, ऊपर से अब ये और इसकी जली हुई बेटी यहाँ रहेगी तो हमारा खर्चा कितना बढ़ जाएगा। देखो, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है, इसे अभी के अभी यहाँ से भेजो, वरना मैं कल सुबह अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। तुम ये कैसी बात कह रही हो भाग्यवान? मैं रात के अंधेरे में सुशीला को कैसे जाने को कहूँ? सुबह होने दो, फिर मैं उससे बात करता हूँ। सुशीला ये सब सुन लेती है और वो रो पड़ती है। किसी भी तरह सुशीला वो रात वहीं काट लेती है, लेकिन सुबह होते ही वो अपनी बच्ची को लेकर बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। चलते चलते कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। माँ, तुम यहाँ क्यों बैठ गई? माँ, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? माँ, काश मेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। तुम बिल्कुल सही कर रही हो बेटी, लेकिन लगता है भगवान को हमसे हमारी खुशी देखी नहीं जा रही, तभी तो वो हमें और ज्यादा दुख दिए जा रहे हैं। हे ऊपर वाले, अगर मारना ही है तो एक बार में
उठा लेना। क्यों ऐसे तरपा तरपा कर मार रहा है? ऐसा मत कहो माँ, पहले ही पिताजी मुझे छोड़कर जा चुके हैं, अब तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा माँ? माँ, आपने कहा था कि पिताजी आसमान में तारा बनकर हमें देख रहे हैं, तो क्या वो इस वक्त भी हमें देख रहे हैं? हाँ बेटा। ताजी, अब तो भगवान के पास हो ना, और मैंने सुना है कि भगवान जी के पास ऊपर बादलों में बहुत सारी परियां होती है और उस परियों के पास बहुत सारा जादुई शक्ति भी होती है। पिताजी, आप फिर हमारी मदद के लिए किसी परी को क्यों नहीं भेज देते हैं पिताजी? पिंकी की मासूमियत भरी बातें सुनकर सुशीला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ से रानी परी गुजर रही थी। वो छुपकर दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन लेती है। कितनी मासूम और प्यारी बच्ची है। भगवान, तू हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करता है? लगता है अब मुझे ही इसकी मदद करनी होगी। फिर परी पिंकी के पास जाती है और बोलती है, पिंकी बेटा, मैं रानी परी हूँ। माँ, देखा, मैंने कहा था ना, पिताजी हमारी मदद के लिए परी को जरूर भेज देंगे। हाँ पिंकी बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हारे पिताजी ने ही भेजा है। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी के लिए ये जादुई लहंगा भिजवाया है और जादुई फेस क्रीम भी। ये दोनों चीजें जादुई हैं। तुम इस लहंगे को पहनकर जो भी कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, और ये जादुई फेस क्रीम को तुम अपने चेहरे पर लगा लोगी तो तुम्हारा ये जला हुआ चेहरा पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। क्या उन्हें दूर रहकर भी हमारी इतनी चिंता है? वो आप दोनों को उतना ही याद करते हैं जितना कि आप दोनों उन्हें याद करते हैं। अब हमेशा अपनी बेटी के साथ खुश रहना। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। पिंकी खुशी खुशी वो लहंगे को पहनकर जादुई फेस क्रीम लगा लेती है। फेस क्रीम लगाते ही पिंकी का चेहरा पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। ये जादुई लहंगे, हमें हमारे रहने के लिए एक सुंदर सा घर दिला दीजिए ना प्लीज। पिंकी के इतना बोलते ही वहाँ बहुत ही आलीशान सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है और फिर दोनों माँ बेटी उस घर के अंदर जाकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब दोनों की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। उन्हें जब भी जिस चीज की जरूरत होती है वो उस जादुई लहंगे से मांग लेती है।